पहले वाला क्लास में ना 57 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे। आज क्वेश्चन नंबर 58 से पढ़ते हैं। बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है ज्ञान बिंदु का। बताइए क्वेश्चन नंबर 58 है। कह रहा है कि भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए क्या होगा। राजा राम मोहन राय। हाँ, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय किए। कौन थे? राजा राम मोहन राय किए थे। कह रहा है कि भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे कह रहा है सती प्रथा का तात्पर्य वैसी प्रथा से है जिसमें पति की मौत होने पर सती प्रथा का तात्पर्य वैसी प्रथा से है जिसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ उसकी विधवा को भी जला दिया जाता था। ये था इसका सती प्रथा का तात्पर्य था। ठीक है। आगे कह रहा है कि सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष भानुगुप्त का एरन स्तंभ शिलालेख से प्राप्त होता है। तो बताइएगा कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो है ना कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्या होगा? भानुगुप्त का सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो है ना भानुगुप्त का एरन स्तंभ शिलालेख से प्राप्त होता है। आगे कह रहा है कि सती प्रथा का पहली बार प्रतिबंध 1798 ईस्वी में कलकत्ता में लगाया गया था। बताइएगा सती प्रथा पर पहली बार प्रतिबंध कहाँ और कब लगाया गया था? बताइए। 1798 में कलकत्ता में लगाया गया था। हाँ, तो सती प्रथा पर पहली बार प्रतिबंध जो है 1798 में कलकत्ता में लगाया गया था। आगे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंधित कर दिया था। तो कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। आगे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था। बताइएगा राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? हाँ, तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो है ना 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था। आगे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई थी। तो राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषा में पटना में हुआ था। आगे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत जो है ना या सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता और नव भारत का तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। बताइएगा कि राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा जाता है? बताइए। राजा राम मोहन राय को भारत का नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। बताइए कि भारत में नव जागरण का अग्रदूत किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन राय को। सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कौन है? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पिता बोलेगा तो राजा राम मोहन राय। नव भारत तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का जनक बोला किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन राय को। मोदी और मोदी का पत्रिका, वो तो पत्रिका है ना। हाँ, तो कॉमेडी पत्रिका के कौन है? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। आगे कह रहा है कि राजा राम मोहन द्वारा एक एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया गया था। तो ये कि आत्मीय सभा का गठन कब और किसके मत से किया गया था? बताइए क्या होगा। डेविड हेयर सहयोग से 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ना राजा राम मोहन राय के द्वारा एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया गया। आगे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने डच घड़ी साज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो यह कि राजा राम मोहन राय जो है ना घड़ी साज के डेविड हेयर के सहयोग से जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किए थे? 1817 में किए थे। और आगे कह रहा है 1825 में उन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। बताइए वेदांत कॉलेज की स्थापना कब और किसने किया था और कहाँ किया था? बताइए। राजा राम मोहन राय ने किया 1825 में। हाँ, तो याद रखना कि अगर पूछा है कि राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कहाँ की, कोलकाता में किए थे, कहाँ और कब किए थे? तो 1825 में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा क्या बोले? कोलकाता में कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा 1821 ईस्वी में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था। तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब किया गया था? तो क्या होगा? 1821 में। याद रखिएगा। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा 1821 में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी प्रकाशन किया गया था। आगे कह रहा है 1822 में फारसी भाषा में उन्होंने मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया गया। मिरातुल अखबार किसकी पत्रिका है? तो क्या होगा?
राजा राम मोहन राय का है, ठीक है। इसको कब प्रकाशन किया गया था? 1822 में किया गया था। ये फारसी भाषा में पत्रिका था, याद रखिएगा, मिनतुल अखबार। और संवाद कौमुदी बोला किसका है? तो राजा राम मोहन राय की पुस्तक राजा है। राम मोहन राय का है। आगे बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था, तो क्या होगा? 1828 में हाँ, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ना 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 1828 में हुआ था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। और मिरातुल अखबार पत्रिका किसकी है, तो क्या होगा? राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। किस भाषा में लिखा गया? तो फारसी भाषा में लिखा गया था। अगर पूछे संवाद कौमुदी जो है ना, ये किस भाषा में लिखा गया था, किसकी पत्रिका है, तो क्या होगा? संवाद कौमुदी बोलेगा तो ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था, ठीक है। ये 1821 में लिखा गया था। राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। भैया वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? वेदांत कॉलेज का स्थापना बोलेगा तो 1825 में हुआ था, ठीक है। कलकत्ता में किए थे। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। राजा राम मोहन राय ने किए हिंदू थे। कॉलेज का स्थापना कब हुआ था, तो क्या होगा? 1817 में राजा राम मोहन राय ने किए थे। हाँ, हिंदू कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 1817 में राजा राम मोहन राय ने किए थे। बताइए कि राजा राम मोहन राय के द्वारा एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु आत्मीय सभा का स्थापना कब किया गया था, तो क्या होगा? आत्मीय सभा का बोलेगा तो 1815 में किया गया था। बताइए कि भारत में नवजागरण का अग्रदूत किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन राय को बोला जाता है, ठीक है। और सुधार आंदोलन का प्रवर्तक बोलेगा किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। आधुनिक भारत का पिता बोलेगा तो राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। नव भारत का तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का जनक बोलेगा किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। बताइए कि राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में कहाँ हुआ था, तो क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषा में पटना में हुआ था, ठीक है। और अरबी भाषा में पटना में हुई थी। और राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, तो क्या होगा? इनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। हाँ, राजा राम मोहन राय का जन्म जो है ना 22 मई 1772 को हुआ था, बंगाल में हुआ था, ठीक है। वह कि राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे जो दिसंबर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? कौन था गवर्नर जनरल उस समय? राजा राम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था ना। गवर्नर जनरल हम पूछे हैं, ठीक है। और देखिए सती प्रथा पर पहली बार प्रतिबंध जो है ना कब और कहाँ लगाया गया था, तो क्या होगा? सती प्रथा पर पहली बार प्रतिबंध जो है 1798 कलकत्ता में लगाया गया था, ठीक है। सती प्रथा पहली बार पूछे हैं। सती प्रथा पर पहली बार प्रतिबंध बोलेगा तो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। 1829 सबको पता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा पर पहली बार प्रतिबंध जो है कब और कहाँ लगाया गया था? 1798 में कलकत्ता में लगाया गया था, ठीक है। और सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य किस शिलालेख से प्राप्त होता है, तो क्या होगा? सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो है ना भानुगुप्त का एरन स्तंभलेख से शिलालेख से प्राप्त होता है, ठीक है। और सती प्रथा का तात्पर्य वैसी प्रथा से है जैसे जिसमें पति का जो मौत होने के बाद जो है ना पति की मौत होने के बाद पति की चिता में साथ उसकी विधवा को भी जला दिया जाता। ये सती प्रथा का तात्पर्य था, ठीक है। इसलिए इसको प्रतिबंधित किया गया था। और भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो क्या होगा? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ये सारा रिवीजन हो गया। आगे आइए, बताइएगा। आगे दिया हुआ है ना कि राजा राम मोहन राय कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में तोहफत उल मुबाविदीन गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का प्रकाशन किया था। तो यह कि तोहफत उल मुबाविदीन या तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का प्रकाशन किसने किया था और किस भाषा में किया था, तो क्या होगा? राजा राम मोहन राय फारसी भाषा में किए थे। और आगे कह रहा है कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। तो बताइएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो क्या होगा? राजा राम मोहन राय ने। अरे अकबर द्वितीय दिया था, कहाँ ध्यान है? हम क्या क्वेश्चन पूछे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? वो अकबर द्वितीय ने दिया था। आगे कह रहा है कि अपने संबोधन में टैगोर ने राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का चमकदार सितारा कहा था। कह रहा है कि अपने संबोधन में टैगोर ने राजा राम मोहन राय को, ये बोल रहा है ना कि अपने संबोधन में टैगोर ने राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का चमकदार सितारा कहा था। किसने कहा था? टैगोर ने कहा था, ठीक है। आगे कह रहा कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है ना 1883 में ब्रिटेन में हुआ था। तो यह कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो क्या होगा? 1833 में ब्रिस्टल ब्रिटेन में हुआ था। हाँ, तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है ना 1833 में ब्रिस्टल ब्रिटेन में हुआ था। आगे कह रहा कि गोपाल सिंह गोखले को महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था। गोपाल सिंह गोखले को महात्मा गांधी ने कौन सा रूप में स्वीकार किया था, तो क्या होगा?
राजनीतिक ये गुरु ना थे, गोपाल राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार हाँ, तो किया महात्मा था। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल सिंह कृष्ण गोखले गोपाल थे। गोखले। हाँ, आगे आइए। आगे कह रहा है कि महादेव गोविंद रानडे, कह रहा है कि महादेव गोविंद रानडे को गोपाल सिंह गोखले में अपना गुरु माना था। ठीक है, वह कि महादेव गोविंद रानडे को गोपाल सिंह गोखले क्या माने थे? अपना गुरु माने थे। ठीक है, अपना गुरु माने थे। ठीक है, आगे कह रहा है गोपाल सिंह गोखले द्वारा 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था। तो गोपाल सिंह गोखले के द्वारा जो है ना कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया गया था? तो क्या होगा? 1905 ईस्वी में। 1905 में। हाँ, तो 1905 में किया था। कह रहा है कि गोपाल सिंह गोखले ने के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया गया था? 1905 में किया गया था। आगे कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल सिंह गोखले द्वारा किया गया था। ठीक है, तो रहेगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, तो कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गोपाल सिंह गोखले के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि समाज में फैली असमानता को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया था। ठीक है, तो कह रहा है कि समाज में फैली असमानता को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया था। आगे कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनके अनुपम कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ना किसके लिए पुरस्कार कब दिया गया था? तो क्या होगा? ये साहित्य 1913 में। 1913 में दिया गया था गीतांजलि के पुरस्कार। हाँ, याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनके अनुपम कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब एक क्वेश्चन हमारा 59 पे, कह रहा है कि इनमें से कौन सा त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? बताइए कौन है नहीं था, बताइए। इटली नहीं था। कितना हार्ड क्वेश्चन है, देख रहे हैं किस प्रकार क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो ये था इटली नहीं था। ठीक है, लेकिन रूस था, इंग्लैंड था और फ्रांस था। ठीक है, लेकिन इटली जो था ना नहीं था। कह रहा है इटली त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ने एक त्रिगुट बना लिया था। कह रहा है 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ने एक त्रिगुट बना लिया था। आगे कह रहा है 1907 में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन ने भी त्रिगुट के विरोध में एक त्रिदेशीय संधि बना लिया था। तो कह रहा है कि 1907 में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने भी त्रिगुट के विरोध में एक त्रिदेशीय संधि बना लिया था। आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत बताइए कब हुआ था और किसके द्वारा और किसके आक्रमण किए जाने के साथ हुआ था? बताइए क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1934 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई थी। हाँ, तो याद रखिएगा ना, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ था। अब प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध कालीन का ऑस्ट्रिया के राजकुमार 37 देशों ने। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड ने बोस्निया की राजधानी सेरेजोवो में 28 जून 1914 को हुई हत्या थी। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? बताइए क्या होगा? इसका धुरी शक्ति था। क्या था? धुरी शक्ति। कह रहा है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम क्या था? धुरी शक्ति था। आगे कह रहा है जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति का निर्माण किया था। आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया आदि थे। ठीक है, आगे कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों की गुट में इटली तथा जापान भी शामिल हो गए थे। आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की गुट में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि शामिल थे। तो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की गुट में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि शामिल थे। आगे आई कह रहा है कि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों के विरोध में स्वरूप दूसरी तरफ लोकतांत्रिक राज्य थे। आगे कर लोकतांत्रिक राज्यों के अंतर्गत इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि शामिल थे जिन्हें मित्र गुट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से माना जाता है। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण माना जाता है। आगे कह रहा है आरोपित संधि के नाम से विख्यात वर्साई की संधि कब हुआ था? तो 28 जून 1919 को हुआ था। ठीक है, और द्वितीय विश्व का गर्भगृह कहा जाता है। आगे कह रहा है कि जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिका सैनिकों के अड्डे पर हमला किया था। कह रहा है कि जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिका नौसैनिक अड्डे पर हमला किया था। अमेरिका जो है ना, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को किया था। कब किया था? 8 दिसंबर 1941 को किया था।
और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा 7 मई 1945 को आत्मसमर्पण किया। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, जर्मनी द्वारा जो है ना 7 मई 1945 को आत्मसमर्पण किया। आगे करा अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ना, अगर अमेरिका द्वारा जो है ना, अमेरिका 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया, मतलब कौन सा बम था, लिटिल बॉय था, और उसमें कौन सा था, यूरेनियम 235 था। और 9 अगस्त को जो गिराया उसमें नागासाकी पे गिराया था, 9 अगस्त को नागासाकी पे, 9 से नागासाकी, उसमें गिराया था, फैटमैन गिराया था, उसमें प्लूटोनियम 239 का नामक एटम बम का गिराया था। आगे करा 2 सितंबर 1945 को जापान द्वारा अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। तो कह रहा है कि 2 सितंबर 1945 को जापान द्वारा अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। आगे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय वहाँ स्वयं मुसोलिनी ने कहा था, दोनों विचारधाराओं के संघर्ष समझौते होना असंभव है, इस संघर्ष के कारण या तो हम रहेंगे या तो वे रहेंगे। ठीक है। आगे कह रहा है कि फाल्स महोदय ने द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध की संज्ञा दी। कह रहा है कि फाल्स महोदय ने द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध की संज्ञा दी। आगे क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। इसमें सत्य कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। सी नंबर H2SO सहसंयोजी यौगिक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए, तो H2S सहसंयोजी यौगिक है। कह रहा है कि H2S सहसंयोजी यौगिक है, यह कथन सत्य है, शेष सभी प्रकार का कथन जो है असत्य है। आगे कह रहा है कि जब दो इलेक्ट्रॉन को साझा करके परस्पर संयोग से संयोजी बंध बनाते हैं तो उन परमाणुओं से बना यौगिक क्या होता है, सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। ठीक है। उदाहरण में क्या है कि H सिंगल बॉन्ड S और इसका H जो है ना, इसका उदाहरण में दिया हुआ है, और ऊपर जो है ना आगे दिया हुआ है, देखिए कि सल्फर 1632 के बाहरी कक्ष में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि सल्फर 1632 के बाहरी कक्ष में से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अर्थात यह 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करके 2 सहसंयोजक बंध बनाता है, इसलिए H2S सहसंयोजी यौगिक है। आगे कह रहा है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है, तो 8 है, तथा ऑक्सीजन के परमाणु के L कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 8 होता है, तथा ऑक्सीजन के परमाणु के L कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे ना अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, अतः ऑक्सीजन के एक अणु में एक द्विसंयोजक बंध होता है। ठीक है। आगे आइए, इसमें उदाहरण में दिया हुआ है, बना करके बताया गया है। आगे दिया हुआ है कि देखिए इसमें है ना कि कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 होता है। हाँ, इसका अणु में कॉपर धनायन Cu2 प्लस सल्फेट आयन SO4 2 माइनस के बीच एक आयनिक बंधन होता है, अतः यह आयनिक यौगिक विद्युत संयोजी होता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि कॉपर सल्फेट को जो क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को। और CO2 क्या एक सहसंयोजी यौगिक है। क्या है CO2, एक सहसंयोजी यौगिक है, इसका उदाहरण में दिया हुआ है। आगे कह रहा था CaO एक क्या है, आयनिक यौगिक विद्युत संयोजी है। क्या है, तो CaO क्या है, एक आयनिक यौगिक विद्युत संयोजी है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62 कर रहा है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व क्या है, बताइए क्या होगा। क्या है, कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम। कह रहा है एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व क्या है, तो कैल्शियम है। कह रहा है कि कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम Ca ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में क्या होता है, विलय होता है। ठीक है। आगे कह रहा है कैल्शियम Ca ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। कह रहा है कैल्शियम जो है ना Ca ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जो आयनिक यौगिक होता है, इसका गलनांक उच्च होता है, तथा यह जल के साथ अभिक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आगे कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है कि 2CaS प्लस O2G, इसका समीकरण में क्या हुआ है, 2ACO मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, और CaO प्लस H2O मतलब G में, इसका G में क्या हुआ, इसका जो है ना अभिक्रिया करवाया ना, तो CaOH के होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ये बना है अभिक्रिया करवाने के बाद। ठीक है। तो वही कह रहा था कैल्शियम Ca ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम क्या है ना, कैल्शियम अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जो एक आयनिक यौगिक है। ठीक है। इसका गलनांक उच्च होता है, तथा जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है। ये दोनों ऊपर जो पॉइंट दिया है इसको याद रखिएगा, वही समीकरण में समझाया गया है। आगे कह रहा है कि कैल्शियम जो है ना पानी में क्या है, घुलनशील तत्व होता है। ठीक है। तथा यह एक काफ़ी नरम धातु है, इसका गलनांक 842 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्वथनांक बोलेगा तो
1484 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कह रहा है कि कैल्शियम पानी में घुलनशील तत्व है तथा यह एक काफ़ी नरम धातु होता है। कैल्शियम कैल्शियम का जो गलनांक होता है ना, इसका 882 डिग्री सेल्सियस होता है तथा क्वथनांक बोलेगा तो 1484 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि कार्बन जो है ना, कह रहा है कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है जो गैस होता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि सिलिकॉन ऑक्साइड से अभिक्रिया करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 बनाता है। कह रहा है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है जो पानी में क्या है, घुलनशील नहीं होता है। आगे कह रहा है लोहा ऑक्सीजन से साथ अभिक्रिया कर लौह आयरन ऑक्साइड या फिर TiO3 का निर्माण करता है जो पानी में क्या है, नहीं घुलता है। ठीक है। आगे आइए। कह रहा है कि 60 डिग्री के कोण पर अनंत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता तो तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। कह रहा है कि 60 डिग्री के कोण पर अनंत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? 5 होता है। कह रहा है कि 60 डिग्री कोण पर अनंत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? 5 होती है। यहाँ थीटा बराबर क्या है? 60 डिग्री है। जो समतल दर्पणों के बीच बनने वाले प्रतिबिंब की अभिष्ट जो है ना संख्या 360 डिग्री बटा थीटा -1। इसका आंसर हल किया 360 बटा 60 -1, इसका काट के क्या हुआ? 6 -1 बोला तो 5 आंसर आया। ठीक है। आगे आइए। कह रहा है कि नोट में कह रहा है कि जब 360 डिग्री में थीटा से भाग देने पर संख्या विषम आए तब प्रतिबिंबों की संख्या में वही होगी, परंतु अगर भाग देने पर सम संख्या आए तो उस संख्या में क्या करेंगे? एक घटाने पर प्रतिबिंबों की संख्या क्या प्राप्त होती है? अगर विषम संख्या क्या है 360 बटा थीटा तथा सम है तो 360 बटा थीटा -1 कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? बताइए कौन नहीं है? गुआनिन नहीं है। क्या नहीं है? तो गुआनिन नहीं है, लेकिन यूरोसिल, साइटोसिन और थाइमीन है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? तो गुआनिन नहीं है, लेकिन यूरोसिल, थाइमीन और साइटोसिन है। कह रहा है कि गुआनिन जो है ना, गुआनिन पायरीमिडीन क्षार नहीं है, यह एक प्यूरिन है। ठीक है। आगे कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्रीय जैविक नाइट्रोजन क्षार जैसे एडेनिन, गुआनिन, यूरोसिल, साइटोसिन व थाइमीन होते हैं। एडेनिन व गुआनिन प्रतिस्थापित फ्यूरिन तथा अन्य 3 प्रतिस्थापित पायरीमिडीन है। विषम चक्रीय वलय को क्रमशः प्यूरिन व परिमिडीन कहते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है नाइट्रोजनी क्षार यह विषम चक्रीय वलय, इसमें कह रहा है कि इसमें 2 प्रकार के होता है। एक पिरीमिडीन होता है, इसको पायरीमिडीन बोल सकते हैं, और दूसरा होता है प्यूरिन होता है। तो पायरीमिडीन में क्या क्या होता है? थाइमीन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, और प्यूरिन में क्या होता है? एडेनिन होता है, गुआनिन होता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि डीएनए में केवल 4 न्यूक्लियोटाइडोन एडेनिन, गुआनिन और थाइमीन तथा साइटोसिन पाया जाता है। कह रहे हैं कि डीएनए में केवल 4 न्यूक्लियोटाइडोन एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन तथा साइटोसिन पाया जाता है। इन्हीं के चारों से मिलकर डीएनए का निर्माण होता है। आगे कह रहा है डीएनए में अणु की संख्या आधार पर एडेनिन सदैव थाइमीन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। ठीक है। आगे आइए। आगे कह रहा है कि एडेनिन थाइमीन के बीच 2 हाइड्रोजन मतलब आबंध होता है। क्या होता है? एडेनिन व थाइमीन के बीच क्या कितने हाइड्रोजन बंध होता है? तो 2 हाइड्रोजन आबंध होता है। गुआनिन साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होता है। आरएनए में डीएनए की तरह 4 न्यूक्लियोटाइडोन पाया जाता है। अंतर केवल इतना है कि इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन मेरे 65 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन युक्त प्राकृतिक तत्व है? बताइए क्या होगा? यूरेनियम 235 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विखंडन युक्त प्राकृतिक तत्व है? यूरेनियम 235 है। कह रहा है कि यूरेनियम 235 नाभिकीय विखंडन युक्त प्राकृतिक तत्व है। वैसे रेडियो सक्रिय तत्व जिसमें परमाणु के नाभिक स्वतः विखंडित होकर अन्य तत्वों से परमाणु में परिवर्तित होते रहते हैं वे विखंडन युक्त प्राकृतिक तत्व होते हैं। आगे कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन की इस स्वतः होने वाली प्रक्रिया को प्राकृतिक विखंडन भी कहा जाता है। आगे कह रहा है कि प्राकृतिक विखंडन इस क्रिया में अल्फा, बीटा और गामा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि रेडियो सक्रिय विखंडन संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन 1913 में सॉडी, फॉस्जन तथा रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। तो कह रहा है कि रेडियो सक्रिय विखंडन संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन 1913 में सॉडी, फॉस्जन तथा रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है रेडियो सक्रिय परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? अल्फा परिवर्तन। इसमें क्या कह रहा है कि अल्फा कण निकलने से द्रव्यमान में 4 कम हो जाता है और परमाणु संख्या क्या होता है? 2 कम हो जाता है। तो कह रहा है कि अल्फा परिवर्तन के बारे में कि अल्फा कण निकलने से द्रव्यमान में 4 कम हो जाता है और परमाणु संख्या 2 कम हो जाता है। आगे कह रहा है कि बीटा परिवर्तन। बीटा परिवर्तन क्या है? तो कह रहा है कि बीटा कण निकलने से परमाणु द्रव्यमान वही रहता है, लेकिन परमाणु संख्या में एक क्या होती है? 1 की वृद्धि हो जाती है। इसमें समीकरण दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि प्राकृतिक में विखंडन की प्रक्रिया सतत जारी रहता है, जिससे यूरेनियम का विखंडन होकर थोरियम, रेडियम तथा प्लूटोनियम जैसे निम्नलिखित परमाणु संख्या वाले तत्व प्राप्त होते हैं। तो कह रहा है ना कि
प्राकृतिक में विखंडन की तरह प्राकृतिक में विखंडन की यह प्रक्रिया सतह जारी रहता है, जिससे यूरेनियम का विखंडन होकर थोरियम, रेडियम तथा पोलोनियम जैसे निम्न परमाणु संख्या वाले तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या कारण है बताइए। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन कारण कह रहा है ना कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। कह रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में धूल कण तथा जल में असंख्यक कण उपस्थित रहते हैं। आगे कह रहा है ये कण बैगनी तथा नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। तो कह रहा है ना कि ये कण जो है बैगनी तथा नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है तथा शेष रंग का प्रकाश अवशोषित हो जाता है, अतः आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल क्या है, वहाँ वायुमंडल नहीं है। आगे कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन, ये क्या है? तो कह रहा है जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, तो लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है, लौट आती है ना, तो उसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, एक होता है आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है, और दूसरा क्या है कि आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण के अविलंब के तीनों में से एक ही तल के होते हैं। आगे कर रहा है सूर्य पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश विस्तृत होना क्या करता है, प्रवर्तन की घटना है। पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश का विस्तृत होना प्रवर्तन घटना है। प्रवर्तन घटना में प्रकाश का वेग तरंगदैर्घ्य अपवर्तित होती है, किंतु तीव्रता क्या समान घटती है। आगे कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन, ये प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलता हुआ किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है, मतलब प्रवेश करता है, जब एक माध्यम से चलता हुआ दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश अपने मार्ग में क्या होती है, मतलब इधर उधर, मतलब विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग क्या होता है, तरंगदैर्घ्य तथा दिशा में बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति क्या होता है, नहीं बदलती है। इसलिए जो है ना म्यू बराबर एन साइन आई साइन आर, जो को स्नेल का नियम कहते हैं। आगे कह रहा है अपवर्तन का प्रभाव क्या क्या होता है? तो कह रहा है अपवर्तन का प्रभाव क्या है? तो कह रहा है कि पानी में किसी छड़ को डालने पे उसका मुड़ा हुआ प्रतीत होना किसका कारण है? अपवर्तन का काम होता है। ये अपवर्तन आगे कह रहा है कि पानी के गिलास में रखे सिक्के का उठा हुआ प्रतीत होना किसका कारण है? अपवर्तन कारण होता है। और सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना क्या किसका कारण है? तो अपवर्तन के कारण नहीं है। आगे कह रहा है कि प्रकाश का विचलन क्या है? प्रकाश का विचलन क्या है? तो कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त होना तथा सभी प्रकाश के अपने तरंगदैर्घ्य के अनुसार मुड़ा प्रकाश का क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त होना तथा सभी प्रकाश का अपने तरंगदैर्घ्य के अनुसार मुड़ना प्रकाश का विचलन कहलाता है। प्रकाश के बैंगनी रंग का विचलन सबसे क्या होता है? अधिक होता है। प्रकाश के बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है, तथा लाल रंग का क्या विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। याद रखिएगा कि प्रकाश के बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है, क्योंकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। आगे कह रहा है कि आवृत्ति तरंगदैर्घ्य का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका आवृत्ति क्या होगा? सबसे कम होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा ना उसका आवृत्ति क्या होगा? कम होगा। और जिसका कम होगा उसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। आगे कह रहा है कि वर्ण क्रम विभिन्न रंगों में क्रम बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और क्या है? तो लाल है। तो कह रहा है कि वर्ण क्रम में विभिन्न रंगों का क्रम बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67 पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? बताइए क्या होगा? पवन है। क्या है? पवन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो पवन है। कह रहा है कि पवन जो है ना वायु के गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, शेष सभी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। आगे कह रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है? तो कह रहा है इसके बारे में कि वैसी ऊर्जा जिसका उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करता है। इन स्रोतों का भंडार असीमित है, अर्थात ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इन स्रोतों के उपयोग प्रदूषण नहीं इन स्रोतों के उपयोग से क्या होता है? प्रदूषण नहीं फैलता है। जैसे उदाहरण में क्या है ना, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब क्या है? प्रदूषण रहित ये सब है ऊर्जा है। आगे कह रहा है परंपरागत ऊर्जा, ये क्या है? तो कह रहा है कि वैसी ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग मानव अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से चला आ रहा है।
कह रहा है कि परंपरागत ऊर्जा क्या है, तो वैसी ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग मानव अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है। इन स्रोतों का भंडार सीमित है, अर्थात ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इन ऊर्जा का उपयोग जो है ना उपयोग से प्रदूषण होता है, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा से। लेकिन इसमें जो है ना, अगर पूछा कि गैर परंपरागत से क्या होता है, तो प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन परंपरागत से क्या होता है, प्रदूषण होता है। आगे कह रहा है कि उदाहरण में क्या है, तो कोयला से प्रदूषण होता है, पेट्रोलियम से प्रदूषण होता है, प्राकृतिक गैस से प्रदूषण होता है, डीजल से क्या होता है, प्रदूषण होता है, सभी से प्रदूषण होता है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध उत्पादकों के परिरक्षण के प्रयोग में किया जाता है, क्या होगा, पाश्चुरीकरण। क्या होगा, पाश्चुरीकरण। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध उत्पादकों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो पाश्चुरीकरण। कह रहा है कि दूध उत्पादों के परीक्षण में पाश्चुरीकरण का प्रयोग किया जाता है। पाश्चुरीकरण क्या है, तो कह रहा है कि दूध को उच्च ताप तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को दूषित करने वाले जीवाणु मर जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहलाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि पाश्चुरीकरण किसको कहेंगे, तो कह रहा है दूध को उच्च ताप तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, दूध में दूषित जो जीवाणु होता है ना, वो मर जाता है। इसी को क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। इस विधि का उपयोग दूध के लंबे समय तक दूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है, पाश्चुरीकरण का उपयोग। आगे कह रहा है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए खाद्य विकिरण में या तो उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन की बीमा, या तो 200 नैनोमीटर या 200 एंगस्ट्रम एक्स रे या गामा किरणें से छोटी तरंगदैर्घ्य वाले उच्च विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए खाद्य विकिरण में या तो उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन बीम या 200 नैनोमीटर या 200 एंगस्ट्रम एक्स रे या गामा किरणें से छोटी तरंगदैर्घ्य वाले उच्च ऊर्जा विकिरण का उपयोग किया जाता है। उदाहरण में क्या है, कोबाल्ट 60 या सीजियम 137 है। कह रहा है कि शीघ्र हिमीकरण। इस प्रक्रिया में ताप 32 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है शीघ्र हिमीकरण में। और खाद्य पदार्थ 30 मिनट या उससे कम समय में अधिकतम बर्फ में क्रिस्टल बनने की अवस्था प्राप्त कर लेता है। आगे कह रहा है कोशिकाओं के भीतर बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं, इसलिए यह खाद्य पदार्थ की संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पिघलने के पर मूल खाद्य पदार्थ की संरचना बनी रहती है। आगे कह रहा है कि हिम शुष्कन क्या है, तो कह रहा है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी उत्पाद के जमने के बाद उसमें पानी को हटा दिया जाता है और निर्वात में रखा जाता है। इससे बर्फ एक तरल चरण से गुजरे बिना सीधे ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आगे कह रहा है कि यह खाद्य संरक्षण की ऐसी विधि है जिसमें खाद्य के नमी को सोख कर उसमें संरक्षित किया जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन आइए 69 पे। कह रहा है 69 नंबर क्वेश्चन कि चींटी के या मधुमक्खी के काटने पर उसमें डंक में निम्न से द्रव पाया जाता है, कौन सा द्रव पाया जाता है, बताइए। चींटी के डंक में बोलेगा तो फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। कह रहा है चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसमें डंक जो है ना, फॉर्मिक अम्ल नामक द्रव पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल HCOH को मैथनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मिक अम्ल को जो है ना मैथनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर आयन H+ देता है तथा प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। उदाहरण में क्या है, HCl है, H2SO है, HNO3 है, CH3COOH है, ये सभी है। आगे कह रहा है कि अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। आगे कह रहा है कि कुछ प्राकृतिक अम्ल उसका स्रोत है, प्राकृतिक अम्ल दिया और स्रोत दिया था कि एस्टिक अम्ल किसमें होता है, सिरका में होता है। किसमें, सिरका में होता है। फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है, चींटी बिच्छू या बरे के डंक में होता है। हाँ, फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है, चींटी बिच्छू या बरे के डंक में होता है। साइट्रिक अम्ल किसमें होता है, नींबू कुल खट्टे फलों में होता है। आगे आइए, बताइए लैक्टिक अम्ल किसमें होता है, लैक्टिक अम्ल बोलेगा तो दही में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है, ऑक्जेलिक बोलेगा तो पालक में होता है। किसमें होता है, पालक में, टमाटर में होता है, ठीक है। और टार्टरिक अम्ल किसमें होता है, इमली, अंगूर, कच्चे आम में होता है। तो लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक व टमाटर में, टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम में। एस्कॉर्बिक अम्ल बोले किसमें होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल बोले तो आंवला, नींबू कुल फलों में होता है, विटामिन C होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 नंबर कह रहा है कि 4 NH3 + 5 O2 4 NO + 6 H2O इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अपकारक है, तो क्या होगा, NH3 है ना, NH3 है। तो कह रहा है 4 NH3 और 5 O2 प्लस 4 NO और 6 H2O इस अभिक्रिया में NH3 अपकारक है, रेड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। कह रहा है कि जिन पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपकारक कहलाता है तथा जिस पदार्थ का अपकरण होता है वो क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहलाता है, ठीक है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे अपकारक कहेंगे, जिस पदार्थ का अपकरण होगा उसे ऑक्सीकारक कहेंगे, उल्टा कहेंगे। ऑक्सीकरण होगा तो अपकारक कहेंगे, अपकरण होगा तो ऑक्सीकारक कहेंगे। आगे कह रहा है कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा अपकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ऑक्सीकारक जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लेकिन अपकारक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। इस समीकरण में 4 NH3 + 5 O2
4NO प्लस 6H2O में हाइड्रोजन NH3 से O2 द्वारा विस्थापित होकर NO बनाती है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। वही किसी यौगिक में ऑक्सीकरण से जुड़ने को ऑक्सीकरण कहा जाता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपकारक कहलाता है। अतः NH3NO में ऑक्सीकृत हो रहा है, इसलिए NH3 अपकारक है। ठीक है। आगे कह रहा है कि इस अभिक्रिया में O2H2O में अपचयित अपकरण हो रहा है, इसलिए इसे ऑक्सीकारक कहेंगे। आगे कह रहा है यह अभिक्रिया उपचयन मतलब अपचयन अवकरण अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। तो कह रहा है यह अभिक्रिया उपचयन ऑक्सीकरण उपचयन अवकरण अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया का उदाहरण है। अब रहने दीजिए यहीं तक, आगे क्वेश्चन नंबर 71 से कल पढ़ेंगे। बाकी इस बुक को अच्छे से जो है ना पूरा कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम से पहले जितना अच्छा हो, क्योंकि एग्जाम में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। ये बुक बिहार पुलिस के लिए ये बुक है और बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक, दोनों अगर कंठस्थ याद हो जाएगा ना तो कोई भी एग्जाम फोड़ देगा। तो रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक, कल पढ़ेंगे 71 नंबर क्वेश्चन से।